इस दुनिया के अस्तित्व को लेकर इंसान हमेशा से सवाल करते आए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब में दो विचारधाराएं आमने सामने रही हैं। एक कहती है कि ये सारा संसार ईश्वर की रचना है, जहाँ हर चीज़ एक योजना के तहत बनी है, जहाँ विश्वास है कि किसी सर्वशक्तिमान ने हमें बनाया, जिसे हम क्रिएशनिज्म कहते हैं, यानी सृष्टिवाद। और दूसरी कहती है कि जीवन अपने आप विकसित हुआ एक लंबी जैविक प्रक्रिया के जरिए, जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, यानी विकासवाद, जहाँ हर चीज़ बदलती है बिना किसी दिव्य योजना के। और ये टकराव नया नहीं है, सदियों से ये बहस चली आ रही है कि ईश्वर ने बनाया या प्रकृति ने। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम इसी टकराव को गहराई से समझते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएशनिज्म को समझते हैं, यानी सृष्टिवाद। जब भी कोई ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल करता है तो जवाब में अक्सर एक बात कही जाती है, ये पूरी दुनिया खुद ब खुद कैसे बन सकती है, ज़रूर किसी ने इसे बनाया होगा। और इस विचार को नाम दिया गया है क्रिएशनिज्म। ये सोच कहती है ब्रह्मांड, पृथ्वी और खुद इंसान, ये सब किसी परम शक्ति की योजना और इच्छा से अस्तित्व में आए। सुनने में कितना सरल, सुंदर और सुकून देने वाला विचार है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि विचार कितना सुंदर है, सवाल ये है कि क्या ये सच है। क्रिएशनिज्म तर्क के रूप को लेकर आता है। हर चीज़ को किसी ने बनाया होगा, तो ये ब्रह्मांड भी किसी ने बनाया होगा। ये तर्क सुनने में बड़ा तार्किक लगता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और गहराई से सोचें तो समझ आता है कि ये एक तर्क नहीं, ये एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, जैसे जीवन कैसे शुरू हुआ, ब्रह्मांड कैसे फैला, तो हम तुरंत किसी अदृश्य निर्माता की कल्पना कर लेते हैं। यह एक मानव स्वभाव है, जहाँ जानकारी खत्म होती है वह कल्पना शुरू हो जाती है। क्रिएशनिस्ट अक्सर एक सवाल उठाते हैं, इंसान का शरीर इतना जटिल है, डीएनए इतना परफेक्ट है, क्या ये सब खुद ब खुद बन सकता है? ये सोचते हैं कि जटिलता का मतलब होता है डिज़ाइन, मगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है जटिलता का मतलब ये नहीं है कि किसी ने डिज़ाइन किया। कई बार बिना योजना के भी प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं इतनी लंबी अवधि में इतना इवॉल्व कर सकती हैं कि वो जटिल दिखने लगती हैं। और वैसे भी अगर हम जटिल चीज़ों का कोई रचयिता होना ज़रूरी है, तो फिर ईश्वर को किसने बनाया? क्या वो भी किसी के द्वारा बनाए गए हैं या बस मान लिए गए हैं कि वो हैं? यही बात है, क्रिएशनिज्म सवाल पूछने की शुरुआत में ही मान लेना सिखाता है, जबकि विज्ञान पूछना बंद नहीं करता। क्रिएशनिज्म असल में तर्क नहीं, एक भावनात्मक ज़रूरत है। जब हम डरते हैं मृत्यु से, अंधकार से, अनिश्चितता और भविष्य से, तब एक क्रिएटर का ख्याल हमें सुकून देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। और यही वो जगह है जहाँ क्रिएशनिज्म एक मेंटल कंफर्ट जोन बन जाता है, और कई लोग इसी कंफर्ट को ईश्वर के अस्तित्व का सबूत मान लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर क्रिएशनिज्म सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक राहत है, तो फिर इस दुनिया की शुरुआत वास्तव में कैसे हुई? अगर हमें किसी दिव्य योजना ने नहीं बनाया, तो क्या हम बस यूं ही बन गए? जवाब है नहीं। इसका भी एक सफ़र है जिसे विज्ञान कहता है एवोल्यूशन। तो चलिए अब हम समझते हैं विकासवाद क्या है और कैसे हमारी उत्पत्ति भी एक बिल्कुल अलग कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई कल्पना नहीं, सिर्फ सबूत है। एवोल्यूशन का ये कहना है कि सब कुछ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय के साथ इवॉल्व हुई। एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने पॉपुलर किया था। उन्होंने ये कहा कि हम जो प्रजाति हैं वो किसी तरह से अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से टाइम के साथ इवॉल्व हुई हैं। ये प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शंस के थ्रू होता है, और नेचुरल सिलेक्शंस इवोल्यूशन थ्योरी का सबसे बेस है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है जो जीव अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा फिट होते हैं वही सर्वाइव करते हैं और अपनी जगह आने वाली पीढ़ी को बेहतर बनाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने इन्वायरमेंट के अनुरूप अपने फीचर को बदलता है, जिससे उनकी सर्वाइवल की संभावना बढ़ जाती है। मान लीजिए एक प्रजाति है जो ज़मीन पर रहती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक वहाँ का मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। अब सभी जीव इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो जीव ठंड ज़्यादा झेल सकते हैं वही जिंदा बचते हैं, और क्योंकि वो जिंदा हैं तो उनके बच्चे पैदा करने की भी संभावनाएं ज़्यादा हैं। उनके बच्चों में भी वही ठंडी झेलने वाली जीन्स आते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पूरी प्रजाति ठंड के लिए तैयार हो जाती है। यही जीव अपने आप को मौसम के हिसाब से अब बदल लिए हैं।
यही होता है नेचुरल सिलेक्शन। जो जीव अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से सबसे बेटर होता है वही जिंदा रहता है और उसकी जनरेशन आगे बढ़ती है। और जब डार्विन दुनिया के अलग अलग हिस्सों का सफ़र कर रहे थे ताकि वो जीव जंतु और प्रकृति को समझ सकें, तब वो गैलापागोस आइलैंड पर गए, पैसिफिक ओशियंस में कुछ छोटे छोटे आइलैंड पर। तो उन्होंने एक अजीब बात देखी। वहाँ कई तरह की चिड़ियाएँ थीं जिन्हें फिंचेस कहा जाता है। सब चिड़ियाँ एक जैसी ही दिख रही थी, लेकिन हर आइलैंड की चिड़िया के चोंच अलग थे। कुछ चिड़िया की चोंच मोटी और मजबूत थी जो उन्हें हार्ड सीड खाने में मदद करती थी। कुछ की चोंच लंबी और पतली थी जो उन्हें फूलों के अंदर से इंसेक्ट या नेक्टर निकालने के काम आती थी। डार्विन ने यह सोचा कि चिड़िया शायद कभी एक ही प्रजाति की थी, लेकिन हर आइलैंड की खाना और इन्वायरमेंट अलग होने की वजह से धीरे धीरे उनकी चोंच भी अलग हो गई, जिससे वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके। इसी ऑब्जर्वेशन ने उनके दिमाग में एक बड़ी थियरी का बीज बोया, नेचुरल सिलेक्शन का। मतलब जो जीव अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से बेटर फिट होते हैं वही जीव जिंदा रहते हैं और अपने जैसे जीव आगे बढ़ाते हैं। गैलापागोस के ये फिंचेस डार्विन के लिए एक जिंदा सबूत बन गए कि प्रकृति खुद डिसाइड करती है कि कौन जीव जिंदा रहेगा और कौन नहीं। ये चिड़ियाएँ किसी ने बनाई नहीं थी, उन्होंने अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे अपने आप को बदला। और यही है एवोल्यूशन। जीव प्रकृति के अनुरूप बदलता है, न कि एक ही दिन में किसी ने बना दिया हो। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अगर हम एवोल्यूशन से आए हैं तो इसका सबूत क्या है। तो बात करते हैं सबूतों की। फॉसिल्स हमारे पास सबसे पुराना और रिलायबल सबूत है। फॉसिल्स पुरानी प्रजातियों के रिमेन्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि किस तरह से प्रजातियों का विकास हुआ और किस प्रजाति ने दूसरी प्रजाति से इवॉल्व किया। अगर हम फॉसिल्स रिकॉर्ड देखें तो हमें ये क्लियर पैटर्न दिखाई देता है कि जीव का विकास स्टेप बाय स्टेप हुआ है। जैसे डायनासोर्स के फॉसिल्स देखें तो उनका स्ट्रक्चर समझकर हम ये समझ पाते हैं कि उनके बाद किस तरह से नए प्रजातियों ने जन्म लिया। डीएनए भी एक बहुत बड़ा सबूत है। हमारे और चिंपैंजी के बीच 98% सिमिलैरिटी है, जो ये प्रूव करता है कि हम दोनों एक एंसेस्टर से आए हैं। अगर हम दोनों स्पीसीज़ को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे जीनेटिक मेकअप में एक नेचुरल सिमिलैरिटी है। और अब हम आगे समझते हैं एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशनिज्म का टकराव सीधा है। एक तरफ एवोल्यूशन जो कहता है ज़िंदगी करोड़ों साल के ग्रेजुअल बदलाव से बनी है, और दूसरी तरफ है क्रिएशनिज्म जो मानता है कि ज़िंदगी एक डिवाइन शक्ति ने कुछ ही दिनों में बना दी। ये दोनों सिर्फ विचार नहीं, दो अलग अलग सोचने के तरीके हैं। एवोल्यूशन के पास फॉसिल्स, फ्यूल रिकॉर्ड, डीएनए एनालिसिस, नेचुरल सिलेक्शन जैसे सॉलिड सबूत हैं। हर प्रजाति, हर ऑर्गन डेवलपमेंट समझाया जा सकता है। वहीं क्रिएशनिज्म के पास है एक किताब, कुछ कहानियाँ और एक अनदेखी परमेश्वर की इच्छा का हवाला जो बिना किसी फिजिकल एविडेंस के है। क्रिएशनिज्म सिर्फ विश्वास पर चलता है, और जब कभी विश्वास सबूतों के सामने आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट होना ही है। और ये टकराव सिर्फ साइंस लैब तक सीमित नहीं है, ये स्कूल के टेक्स्ट बुक तक पहुंच चुका है। कई जगह लोग चाहते हैं कि एवोल्यूशन ना पढ़ाया जाए, बल्कि क्रिएशनिज्म को अल्टरनेटिव साइंस के रूप में देखा जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिलीव्स साइंस बनाया जा सकता है? क्या गॉड ने बनाया ये कह देना किसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की जगह ले सकता है? साइंस का मतलब ही होता है सबूत, तर्क और करेक्शन, और क्रिएशनिज्म इन तीनों का विरोध करता है। पर असल में हकीकत ये है कि क्रिएशनिज्म एक धार्मिक सोच है, जिसे जब साइंस बनाने की कोशिश की जाती है तो वो सिर्फ कन्फ्यूज़न फैलाता है। लोग समझते हैं कि दोनों को बराबर जगह देना फेयरनेस है। पर क्या हम ग्रेविटी के साथ फ्लाइंग कारपेट को भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बेबुनियाद है। लेकिन लोग फिर भी क्रिएशनिज्म पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें बचपन से ये सुना है कि भगवान ने सब कुछ बनाया। ये बात सिंपल भी लगती है और तसल्ली भी देती है। एवोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन क्रिएशनिज्म एक सीधा जवाब देता है बिना किसी डाउट के। लोग अक्सर अपने विश्वास से जुड़े सवालों से डरते हैं क्योंकि उनके लिए धर्म सिर्फ एक सोच नहीं, उनकी पहचान होती है। इसलिए वो सबूत होने के बाद भी अपना पुराना विश्वास नहीं छोड़ते। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए मैंने ये पूरा एपिसोड बनाया है वो ये है कि टकराव सिर्फ एवोल्यूशन और क्रिएशनिज्म के बीच नहीं है, ये टकराव है दो दुनिया का। एक जो सवाल करती है, सबूत चाहती है, और दूसरी जो बिना प्रमाण के विश्वास में जीती है।
साइंस हमें सोचना सिखाती है, हमें तरक्की की तरफ ले जाती है, लेकिन जब क्रिएशनिज्म जैसे विश्वास सबूत की जगह ले लेते हैं तो वो सिर्फ सोच को नहीं, पूरी एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के कई स्टेट में अब तक कई बार एफर्ट हो चुके हैं कि एवोल्यूशन को स्कूल सिलेबस से हटा दिया जाए या क्रिएशनिज्म को उसके बराबर इम्पोर्टेंस दे दिया जाए। टर्की ने 2017 में स्कूल टेक्स्ट बुक से डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हटा दी, ये कहकर कि ये कंट्रोवर्शियल है। सऊदी अरेबिया, ईरान और कुछ और मिडिल ईस्टर्न देश जो एवोल्यूशन पढ़ाने ही नहीं देते क्योंकि ये उनके धार्मिक विश्वासों के खिलाफ है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? बच्चे साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, क्रिटिकल थिंकिंग की आदत नहीं लगती और नए साइंटिस्ट, डॉक्टर, रिसर्चर्स बनने का सपना कमज़ोर पड़ जाता है। एवोल्यूशन सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये बायोलॉजी, मेडिसिन, जेनेटिक्स और ह्यूमन हिस्ट्री का बैकबोन है। अगर इसे समझा नहीं गया तो साइंस का दरवाज़ा आधा से ज़्यादा बंद हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्रिएशनिज्म के कल्चरल इम्पैक्ट को समझें और ये जान पाए कि हर विश्वास, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर वो प्रगति के रास्ते में रुकावट बन रहा है तो उस पर सवाल उठाना हमारा फ़र्ज है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ विश्वास पर नहीं, हमें सबूतों के साथ चलना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग अपनाना होगा। और आखिर में ये सिर्फ एक वाद विवाद नहीं है कि इंसान को किसी क्रिएटर ने बनाया या हम करोड़ों साल के एवोल्यूशन से निकले। यह एक आईना है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें किस तरह सोचना चाहिए, विश्वासों के सहारे या तर्क के रोशनी में। क्रिएशनिज्म हमें एक आसान कहानी देता है, लेकिन साइंस हमें सच ढूंढने की हिम्मत देता है। और सच कभी कभी कठिन ज़रूर होते हैं, लेकिन वही हमें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीन एडिटिंग और स्पेस कॉलोनाइजेशन की बातें कर रही है, तब भी अगर हम पुरानी कहानियाँ पकड़ कर बैठ जाएं तो सवाल उठता है कि क्या हम विकास के रथ के साथ चल रहे हैं या उसके नीचे कुचल रहे हैं। ये एपिसोड सिर्फ एक थियोरी को समझाने के लिए नहीं था, ये था सोचने की आदत जगाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।